साल 2008 में टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क एक खाली कोने में बैठे हुए थे। उनके हाथ में फाइनेंशियल रिपोर्ट थी और उनकी नजरें दूर कहीं दीवार में टिकी हुई थी और टेस्ला बर्बादी की कगार पे थी। और हालत ये थी कि इन्वेस्टर्स ने फंडिंग देना ही बंद कर दिया था और मस्क के पास अपना रेंट पे करने तक के लिए पैसे नहीं थे। इसी बीच एलॉन मस्क का एक फ्रेंड उनके पास आता है और कहता है, एलॉन, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तुम स्पेसएक्स कंपनी को सेव कर लो या टेस्ला को। इसके बाद एलॉन मस्क खड़े हुए और बोले कि मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं दोनों को बचाऊंगा, इसके लिए चाहे मेरी आखिरी कमाई ही क्यों न लग जाए। और उस दिन जो कंपनी खत्म होने के कगार में थी, उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनकर उभरी। और आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, एक रिवॉल्यूशन है। और ये वो नाम है जिसने इलेक्ट्रिक कार को भविष्य का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बना के रख दिया है। तो एलॉन मस्क ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया, और ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी थी जिससे टेस्ला लगभग खत्म होने की कगार पर थी। आइए इसे समझते हैं। साल 2003 में सिलिकॉन वैली में हर एक दूसरे कोने से नई नई टेक कंपनियां निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन उस टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेट्रोल और डीजल कारों का राज था और इलेक्ट्रिक कारों को मात्र मजाक समझा जाता था। और उस समय के मार्केट के जो दिग्गज थे वो बोलते थे कि जो ईवीज है वो तो मार्केट में टिकी ही नहीं पाएगी, ये बहुत स्लो भी है और बहुत बोरिंग सी है। बट फिर ये दोस्त जो कि इलेक्ट्रिक कार्स को लेके काफी पैशनेट थे, वो आपस में मिले और एक दोस्त ने बोला कि मार्क, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स लोगों के लिए प्रैक्टिकल और यूजेबल बने। और इसी से शुरुआत हुई टेस्ला की। और ये दोनों फ्रेंड्स जो कि मार्टिन और मार्क थे, इन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स और कुछ लोन लेकर के टेस्ला की शुरुआत कर दी। और इन दोनों को पता था कि यदि टेस्ला को कामयाब बनाना है तो उन्हें ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री के नियमों को तोड़ना पड़ेगा। और इनका पहला कदम था एक हाई एंड स्पोर्ट कार बनाना। और इसी बीच 2004 में एक ऐसा इन्वेस्टर टेस्ला का हिस्सा बनता है जिसको आज दुनिया सबसे डेयरिंग इंसान समझती है। नाम था एलॉन मस्क। उस वक्त एलॉन मस्क को वैसे नहीं पहचाना जाता था जैसे आज उन्हें जाना जाता है। और मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बन गए। और एलॉन मस्क का सपना मार्टिन और मार्क से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। जहां इनका सपना था एक हाई स्पीड कार बनाना, वहीं एलॉन मस्क का सपना था दुनिया को पेट्रोल और डीजल से पूरी तरह से मुक्त करना। अब यहाँ फंडिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मस्क खुद इन्वेस्टर्स से मिलने जाते थे, लेकिन कोई भी ईवीज मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। और साथ में मस्क का एग्रेसिव स्टाइल कई बार कंपनी में टकराव का विषय बन जाता था। और कंपनी को शुरू हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक टेस्ला एक भी कार लॉन्च नहीं कर पाई थी। लेकिन मस्क का ऐसा मानना था कि उनके पास फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन इसको कैसे भी करके आगे बढ़ाना है। और अपनी सारी सेविंग लगाने से लेकर के इन्वेस्टर का विश्वास जीतने तक मस्क की जिद ने टेस्ला इंडस्ट्री को जिंदा रखा था। फिर साल 2006 में टेस्ला के इंजीनियर्स वर्कशॉप में कार की डिजाइनिंग पे काम कर रहे थे और उनके सामने खड़ी थी टेस्ला की पहली स्पोर्ट्स कार। और मस्क प्रोटोटाइप के चारों ओर देख करके हर एक छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दे रहे थे। और मस्क ने एक बार फिर से टीम से कहा कि हमें दुनिया को दिखाना है कि इलेक्ट्रिक कार्स स्लो और बोरिंग नहीं है, ये पावरफुल और सेक्सी भी हो सकती है। और रोस्टर सिर्फ एक कार नहीं थी, ये टेस्ला के विजन का पहला एग्जाम्पल था। लेकिन उस समय प्रॉब्लम थी बैटरीज की, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल्स पर ही वर्क करती थी। उन्हें एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार में फिट करना बहुत मुश्किल था। साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी टेस्ला के लिए एक बड़ी चुनौती थी। असल में टेस्ला के पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरह कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस या गाइडलाइन पहले से नहीं थी। हर कदम पर उन्हें एक नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था और फेल होकर सीखना पड़ता था। और हर एक फेलियर कंपनी की फंडिंग और पैसों को खर्च करके किया जा रहा था, जिससे कि कंपनी को मुश्किलों में डाल रहा था। मस्क ने अपनी पर्सनल सेविंग का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला में डाल दिया था, लेकिन यह भी बहुत कम था। और 2007 तक टेस्ला लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। और मस्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका तो केवल एक ही गोल था कि रोडस्टर कार को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बनाकर लॉन्च करना है। और कई सालों की मेहनत और कई फेलियर्स के बाद 2008 में रोडस्टर को लॉन्च किया जाता है। और ये कार जीरो इमिशन स्पोर्ट्स कार का एक बेहतरीन एग्जाम्पल थी। इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और हाई परफॉर्मेंस ने इसे एक इंडस्ट्री में अलग पहचान देती थी। इसके बाद भी टेस्ला की मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि
इस कार की इन सब प्रॉब्लम्स के कारण इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी थी। लेकिन रोडस्टर ने एक ऐसा काम किया जिसने एक रेवोल्यूशन ला दिया। उसने ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और इसी के साथ जैसे ही टेस्ला ने रोडस्टर का मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वैसे ही 2008 का जो क्राइसिस आया था उसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। और उन मुश्किलों में टेस्ला का बढ़ता हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट और लिमिटेड सेल्स ने इसकी हालत खराब कर दी थी। हर महीने कंपनी के खाते में से पैसे कम होते जा रहे थे और इलॉन मस्क के लिए ये एक बहुत बुरा सपना जैसा था। और उनकी मुश्किलें केवल टेस्ला तक ही सीमित नहीं थी, उनकी परेशानी तो स्पेस एक्स को भी बर्बादी की कगार पर ला रही थी, क्योंकि उस वक्त तक तीसरा रॉकेट लॉन्च भी अनसक्सेसफुल था। अब इलॉन मस्क के पास कुछ सिचुएशन थी कि या तो टेस्ला को बचाएं या तो स्पेस एक्स को बचाएं। और इस बीच कंपनी के अंदर का माहौल भी काफी खराब हो चुका था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के बीच तनाव चल रहे थे और उस टाइम पर सर्वाइवल काफी मुश्किल पड़ रहा था। और इसी बीच डैम्बलर ने टेस्ला में $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया और ये डील मस्क के लिए किसी लाइफ सपोर्ट से कम नहीं थी। और इसी के साथ मस्क ने अमेरिकन गवर्नमेंट से $465 मिलियन का लोन भी ले लिया था, जो कि टेस्ला की आइकॉनिक कार मॉडल एस को बनाने के लिए था। और अब आगे काम करने के लिए इलॉन मस्क ने कुछ कड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान बनाया और कई एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल करके टीम को छोटा बनाया और वो खुद प्रोडक्शन फ्लोर पर वर्कर्स के साथ काम करते थे। अब सामने एक चैलेंज था, मॉडल एस को लॉन्च करना, और ये एक लग्जरी सेडान थी जो कि टेस्ला के लिए एक बड़ा दांव साबित होने वाली थी। लेकिन उस समय पर इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज इसे मजाक में ले रहे थे। वो कहते थे कि टेस्ला एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके पास ना तो एक्सपीरियंस है, ना तो कोई प्रोडक्शन का प्रॉपर सेटअप है और ना ही पैसे हैं। और इलॉन मस्क की टीम ने मॉडल एस में एक ऐसा बैटरी सेटअप लगाया कि वो एक बार चार्ज होने पर 426 किलोमीटर तक चल सकती थी, जो उस समय तक ईवी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बड़ा कदम था। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 2012 में मॉडल एस लॉन्च हुई और इसने लॉन्च होते ही सबकी बोलती बंद कर दी। ये ईवी सेगमेंट में एक ऐसी कार थी जो कि पेट्रोल कार को भी टक्कर दे रही थी और अब कंपनी के दिग्गज इसे हल्के में नहीं ले रहे थे। और मस्क का कहना था कि यदि मॉडल एस फेल होती तो टेस्ला का सपना यहीं तक रह जाता। और इस सफलता के बाद मस्क का सपना और बड़ा हो गया। वो अब ऐसी कार बनाने वाले थे जो कि मास मार्केट को टारगेट करे। टेस्ला के मॉडल एस के बाद एक और कार लॉन्च हुई, मॉडल एक्स, लेकिन उसका प्राइस $1,32,000 था, जो मास कस्टमर थे उनकी पहुंच से बाहर था। इसीलिए मस्क ने 2016 में मॉडल 3 का ऐलान किया और जब मस्क ने स्टेज पर खड़े होकर इसकी स्टार्टिंग प्राइस $35,000 अनाउंस की तो लोगों में सन्नाटा छा गया। इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार का ड्रीम लोगों ने देखा ही नहीं था उस टाइम पर। और इसके बाद मस्क ने सोचा कि लेबर्स से काम कराने की बजाय ऑटोमेशन पर ले जाते हैं और रोबोट से काम करवाएंगे तो वो ज्यादा इफिशिएंट रहेंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ और मस्क ने खुद माना था कि हमने ऑटोमेशन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया, क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से कई बार टेस्ला को अपनी प्रोडक्शन लाइन बंद करनी पड़ गई थी। और बहुत मुश्किलों के बाद मॉडल 3 को लॉन्च किया गया, जिसकी सफलता आसमान छू रही थी। और अब मस्क का अगला कदम था ग्लोबल एक्सपेंशन। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कदम रखना टेस्ला के लिए एक नई कार डिजाइन के बराबर मुश्किल था। सबसे रिस्की कदम था चाइना में एंट्री लेना, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा ऑटो मार्केट ही नहीं था, ईवी एडॉप्शन में भी बहुत आगे था। मस्क का ये कदम रिस्की तो था, लेकिन चाइना में ये और ज्यादा धमाकेदार सक्सेस के साथ आगे बढ़े। और उनका अगला कदम था यूरोप। और आज इसी के साथ टेस्ला के पास 6 गीगा फैक्ट्रीज हैं, जिनकी कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक साल में 19 लाख गाड़ियों बनाने की है। और आज टेस्ला टेक इनोवेशन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बनकर टेस्ला ने ये साबित कर दिया है कि मस्क का हर एक कदम, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो, एक नया इतिहास लिखता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।